Is early aging related to NAFLD? 100%। एक पॉइंट होता है जहाँ तक इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड इट इज़ अ वेरी बैड डिजीज़ टू हैव, क्योंकि अगर एक बार लिवर ने आपका साथ छोड़ दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो एक पेशेंट को इग्नोर बिल्कुल नहीं करने चाहिए रिलेटेड टू NAFLD? मेरे लिवर की हेल्थ कैसी है, अगर मुझे ये सिर्फ देखना है तो व्हाट आर द टेस्ट दैट आई कैन डू टू अंडरस्टैंड वेयर माई लिवर स्टैंड्स? तो सबसे बेसिक टेस्ट दिवांगी होता है, तो डायबिटीज़ एकदम से सडन ऑनसेट डायबिटीज़ है तो उस वजह से तब पता लगता है कि लिवर डिजीज़ है। लोअर बैक एक दैट इज़ देयर। आजकल जितनी अर्बन पॉपुलेशन है उनमें एक ब्रेन फॉग भी होता है कि उनको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, मतलब वेरी पुअर अटेंशन, वेरी पुअर फोकस, ये सब इसके फैक्टर्स। Are male more prone to having NAFLD than women? Is there any data that you would want to share? छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी मेहनत है, बट आई थिंक लॉन्ग रन में आपके बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। 5 चीज़ें जो मैं अपने मरीजों को बोलूँगी लिवर की बीमारियों के लिए। NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह इंडिया में फैल रहा है, विथ its prevalence as high as 1 out of 4 adults in India being affected by it. In spite of it, there is a lot of ambiguity कि एग्जैक्टली ये है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, ये अर्बन पॉपुलेशन या रूरल पॉपुलेशन में ज़्यादा दिखाई देता है, ओबेसिटी से क्या कनेक्शन है, BMI से कितना अफेक्ट होता है. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट इज़ व्हाई वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू कि आयुर्वेदा के थ्रू कुछ प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव मेजर्स ऐसे कौन से हो सकते हैं जिसके थ्रू इसे डायग्नोज भी किया जाए और इसे ट्रीट भी किया जाए. So let's start with the basics कि what exactly is NAFLD? थैंक यू दिवांगी। तो NAFLD इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एंड बहुत सिंपल सी लगती है कि चलो सभी को होती है आजकल तो, और बड़े कैजुअली भी हम इसको लेते हुए आए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इसके वजह से काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस हैं एंड कई बड़ी बड़ी बीमारियों के जड़ में जाके इसका कहीं ना कहीं लिखता है कि ऑल्सो द लिवर इज़ फैटी एंड देयर इज़ फैटी लिवर डिजीज़। तो मुझे लगता है किसी और बीमारी के कारण लिवर डिजीज़ नहीं होती, लेकिन लिवर डिजीज़ के कारण कोई और डिजीज़ होती है। तो भले ही वो कई बार माइग्रेन के केसेस हम देखते हैं या ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों में अस्थमा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं फैटी लिवर, इन्फ्लेम लिवर, फाइब्रोसिस इन द लिवर, ये सब एक टर्म्स हमारे पास आते हैं। एंड सरप्राइजिंगली होती है कि जब हम छोटे होते हैं, यहाँ से कुछ साल पहले लिवर की बीमारी हुई तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो अंकल या बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते होंगे या चलो लिवर ख़राब हो गया। तो ये हमारी एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अब जैसे तुमने बोला नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, यानी ये वो वाली बीमारी है जिसमें हम बिना अल्कोहल के ही अपने लिवर का सत्यानाश कर लेते हैं। एंड पिछले कुछ सालों से, बल्कि 2023 में ही इसका नाम हमने मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ कर दिया है, और क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ को ये ख़राब करता है, और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा, बॉडी इन्फ्लेम्ड होगी, तो ऑब्वियसली हमारा शरीर कभी सही काम ही नहीं कर सकता। तो ये एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है NAFLD का कि इसका प्रेवलेंस बढ़ता ही जा रहा है। और मैं एक आंकड़ा देख भी रही थी कि आजकल ऑलमोस्ट हर चौथे इंसान को NAFLD है, और ये किसी को नहीं छोड़ता, छोटे बच्चों को, औरतों को, बड़ों को, सभी को, क्योंकि हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं और बीमारियां भी मॉडर्न होती जा रही हैं, तो इसलिए इसकी प्रेवलेंस बढ़ गई है। क्या आपको लगता है कि ये अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से इसका प्रमाण ज़्यादा बढ़ रहा है? 100% ट्रू। एंड मेरे को लगता है कि ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा है जो ज़्यादा समृद्ध हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं, दे वेल टू डू, अच्छी नौकरियां हैं, अच्छे AC ऑफिस में बैठे हैं, तो उन लोगों में बीमारी ज़्यादा है। क्योंकि इसके कारण है कि हम लोग एक तो अपना दिनचर्या कोई फॉलो नहीं करते हैं, हमारे कोई रूटीन्स नहीं हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, एनी टाइम मीटिंग, एनी टाइम स्नैकिंग, एनी टाइम स्लीपिंग, ये सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है। तो ये सारे इसके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इस बीमारी को बढ़ाता है, और ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं हमें अर्बन लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रूरल लाइफ में बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर उसका हम रेशियो देखेंगे तो ये अर्बन पॉपुलेशन की बीमारी ज़्यादातर है। So what are the clinical symptoms of this disease that can be seen in a person's body? सी समटाइम्स इट इज़ एक्सीडेंटली डायग्नोज्ड, मतलब आप गए, आपको कुछ हेवीनेस लग रही है, आपको थकावट सी है,
या पेट में ब्लोटिंग वगैरह है, तो आपको बस चले जाते हो कि एक बार चेकअप करा लेते, तो तब आपको पता लगता है कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। या फिर सडनली आपको लगता है कि शुगर लेवल बहुत बड़ी भी आ रही हैं, तो डायबिटीज़ एकदम से सडन ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ है, तो उस वजह से तब पता लगता है कि लिवर डिजीज़ है। तो क्योंकि हम फोकस होकर बीमारी को नहीं आइडेंटिफाई करते, क्योंकि जो सिम्टम्स है थकान का होना, ब्लोटिंग का होना, भूख ना लगना कई बार, या इरिटेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये किसी को वैसे भी हो सकती है, तो एकदम से ध्यान वो फैटी लिवर की तरफ नहीं जाता। Right. ऑल्सो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और खासकर हमारे देश में, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा भी है तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने ऊपर। तो क्लिनिकल साइंस यही सारे हैं इसके। एंड डायग्नोसिस यूजुअली, मतलब आई वुड से 75% ये एक्सीडेंटली ही पता लगता है लोगों को कि उनको ये कंडीशन है। एंड इसमें भी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जब ये कई बार होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं तो सभी को है आजकल, एंड अगर आपको भी होगी तो दूसरे मेरे को भी, तेरे को भी, कोई बात नहीं। तो बट आई थिंक इट इज़ नॉट ए डिजीज़ जिसको हम बहुत ईजिली ले सकते हैं। इसको हमें ठीक करना चाहिए, क्योंकि टाइम रहते सर आता है, ये रिवर्सिबल कंडीशन भी है। कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, फिजिकल इंडिकेटर्स, जो मुझे आगाह कर सकते हैं कि शायद आई एम मोर प्रोन टू NAFLD? सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँगी कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपका BMI इज़ नॉट इन द राइट रेंज, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अगर हम आपका हिप टू वेस्ट रेशियो अगर देखेंगे, जैसे WHO कहता है कि आपका जो अगर आइडल रेशियो है 0.7 के करीब होना चाहिए, अगर वो आप मेंटेन करते हो दैट इज़ वेरी गुड। बट जब आपको लगता है कि ये बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए आपको एफर्ट लेने चाहिए, ना कि आपको एक साइज़ बड़ा कपड़ा खरीद लेना चाहिए। थर्डली आई वुड से कि आपकी स्किन में अगर आपको सडनली कोई डिस्कलरेशन दिख रहा है, खासकर नेक पे या फेस पे कुछ ब्लैकनिंग ऑफ स्किन आ रही है, तो वो भी आपको एक अटेंशन आपको देना चाहिए कि क्यों हो रहा है, तो उसको आप जाके एक बार चेक करा लें। इसके अलावा अगर कंसिस्टेंटली आपको फटीग रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी इसका एक मतलब अंडरलाइंग सिम्टम हो सकता है, जो हमें वो बताता है कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है। करेक्ट। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हु आर मोर प्रोन टू दिस, और कौन से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा लाइक थोड़ा सा अगर बायोलॉजिकल इसका एस्पेक्ट समझना हम चाहे, सो लिवर में क्या चेंजेस होते हैं? फैटी लिवर डिजीज़ बेसिकली बहुत सीक्वेंसेस में होगी, एकदम से ये नहीं कि आज ही आपने कुछ खाया कल आपको ये प्रॉब्लम हो गई। इट इज़ व्हाट यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स, है ना, उस वजह से होता है कि आपका लाइफ स्पैन, मतलब क्या आपकी, सॉरी, फैटी लिवर डिजीज़ आपकी अचानक से नहीं हो जाएगी। इट इज़ बेसिकली द चॉइसेस यू मेक ओवर द टाइम, कि आप कैसे खाते हो, क्या पीते हो, क्या आपका मूवमेंट है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, उस वजह से धीरे धीरे करके लिवर में चेंजेस आते हैं। तो पहले हम लिवर को समझते हैं। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, स्किन के बाद सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा लिवर है। एंड जस्ट लाइक स्किन, लिवर का भी काम है शरीर से जो भी टॉक्सिन्स है उसका मेटाबोलाइज करके शरीर से बाहर निकालना और फैट का ब्रेक डाउन करना। तो ये इम्पोर्टेंट काम हो गया। तो जब हम ढंग से खाते पीते नहीं, तो शरीर में पहले इन्फ्लेमेशन होनी शुरू होती है। जब इन्फ्लेमेशन होने लगती है तो ऑब्वियसली योर ऑर्गन इज अ लिटिल एंग्री, आई वुड से, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और जब हम बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम करें, यानी ऑल्सो जब हम बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें कंज्यूम करें, वो भी अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होती है, तो वो जाके हमारे लिवर के जो बहुत एक ब्यूटीफुल सा क्लीन सा ऑर्गन है, जाके ग्लोब्यूल्स की तरह स्टिक हो जाती है। अब जो लिवर की जो नेचुरल सेल्स हैं, जो हमारे इम्यून सेल्स होती हैं, उसका काम होता है बॉडी को क्लीन करना। कोई भी बाहर से आएगा उसको मार पीट के बाहर भगा देती है। अब जो देख रही है कि फ्लैट ग्लोब्यूल जो है नया, ये तो कुछ नई चीज़ है, तो वो सारा एक्टिव हो जाता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक्टिव हो जाएगा, तो उसको मारना शुरू करता है। जिसको मारना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली अपनी नेचुरल सेल्स को भी मारेगा। तो करते करते उसमें धीरे धीरे करके डैमेज होता है, एंड उसमें परतें आ जाती हैं फैट की, लेयर बाय लेयर। तो धीरे धीरे करके जो वो डैमेज हो रही है आपकी सेल्स, उससे वहाँ पे स्कारिंग, मतलब निशान पड़ेगा। जब निशान पड़ेगा धीरे धीरे फिर सिकुड़ना शुरू होगा, तो फाइब्रोसिस हो जाएगी। जब फाइब्रोसिस हो जाएगी फिर धीरे धीरे करके उसके बाद वो सिरोसिस में चला जाता है। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन जहाँ पर भी आपको लगता है आप स्टेज को आइडेंटिफाई कर पाते हो, वहीं पे इस पे काम करना आपको शुरू कर देना चाहिए। सिरोसिस तक का वेट नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैं आपको शुरू में ही बता रही थी, हमें लगता है ग्रेड 2 फैटी भाई मेरा भी है, तेरा भी, कोई बात नहीं, आज कुछ और खा के आ जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वो एक करेक्ट अप्रोच है। आपको उसी स्टेज पे उसके लिए जो भी नेसेसरी इंटरवेंशंस हैं, भले आपके खान पान से रिलेटेड है, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, आपकी जो भी हैबिट्स हैं, उनको आपको चेंज करना चाहिए। क्योंकि एक पॉइंट होता है जहाँ तक इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड इट इज़ अ वेरी बैड डिजीज़ टू हैव। क्योंकि अगर एक बार लिवर ने आपका साथ छोड़ दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।
What are the consequences that we should be aware of? मतलब हाउ इट कुड गो बैड सो लाइक सिरोसिस से हमें पता है कि कल को आपके पेट में साइटिस हो सकता है, लाइक यू कुड हैव फ्लूइड इन योर स्टमक, उसको निकाला जाता है। फिर कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। जब लिवर की हेल्थ इतनी ख़राब होगी तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो सकता है। एंड ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि सिरोसिस हो, कई बार वो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी HCC तक में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारे इसके कारण हैं। और लिवर की जो भी बीमारियां हैं उससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं, क्योंकि इसके सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे हाथ में हैं। तो जैसे हमारा खान पान है, या कोई वायरल इन्फेक्शन है, या फिर अल्कोहल है, इन सारी तीनों चीज़ों का जो पूरा कंट्रोल है हमारे हाथ में होता है। अगर हम उससे बचेंगे तो हमें बीमारियाँ नहीं होंगी, और अगर हम इसके फेवर में करते रहेंगे तो बीमारी ऑब्वियसली एक नॉर्मल फैटी लिवर से कल को या तो सिरोसिस या कैंसर तक में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये एक लाइफस्टाइल चेंज लाने से इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बट NAFLD सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है या ये जेनेटिक भी हो सकता है? कई सारी बीमारियां जेनेटिक हैं, उसमें फैटी लिवर डिजीज़ भी हमारी जेनेटिक मतलब इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होगा। तो जैसे हम लोग को बहुत सारी अच्छी जीन्स हमारे पेरेंट्स से मिलती है, तो ऑब्वियसली बीमारियों की भी जीन्स मिलती हैं। तो आपको सिर्फ केयरफुल होना होता है कि अलर्ट रहना चाहिए कि कि आप ससेप्टेबल हो उस चीज़ के लिए। तो जहाँ आपको लगे कि हाँ मैं थोड़ा मोटा हो रहा हूँ तो मैं भागना शुरू कर देता हूँ। जहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं काश मेरी शुगर लेवल थोड़ी सी बढ़ी हुई है, मतलब या फिर HbA1c आपके चेकअप में थोड़ा बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपने कहा नहीं नहीं यहाँ पे हमें अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं तो आपका जो जीन्स भी है वो क्या करेगा। सो बेसिकली हाउ यू आर मॉड्यूलेटिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जीन्स को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन ऑल्सो जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी को लिवर डिसऑर्डर है तो आप उसके लिए बहुत प्रोन हो, लेकिन उसके साथ अगर आपको जैसे आयुर्वेद कहता है रात्रि जागरण, रात को जागने से लिवर की बीमारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गुरु भोजन करने से ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब हैवी मील्स कर रहे हैं, लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस सिटिंग कर रहे हैं, ये सारे लिवर के बीमारी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं। और साथ में जेनेटिक भी है, तो आपने क्या किया उसको फ्यूल कर दिया है। तो जब आपको पता है कि हाँ शायद मामा को, चाचा को, पापा को ये बीमारी थी, तो मुझे शायद थोड़ा बच के रहना चाहिए, तो वो हमें एक थॉट रखना है दिमाग में, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमें केयरफुल रहना चाहिए। बल्कि मैंने कई केसेस देखे इस तरीके के। अभी भी मेरा एक केस है चंडीगढ़ से, उसके फादर को इस तरह की बीमारी थी, तो उसको बहुत अर्ली एज में सिरोसिस हो गया, तो आई थिंक 35 में। तो मैंने जब उसकी रिपोर्ट देखी तो मुझे लगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे हो गया, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं मिली, तो पता लगा उसके फादर को था। बट अगेन देन आई लुक्ड एट हिम, ही वाज वेरी ओबीज, अल्कोहल, वेरी पुअर प्रोटीन इनटेक की डाइट थी, कोई एक्सरसाइज नहीं, स्टार्टअप करता है, रात को जागता है, तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई, स्मोकिंग की हिस्ट्री, तो सब देखा तो जीन्स का एक रोल था। तो जीन्स की वजह से क्या हुआ, जो 15-25 साल का जो टाइम था बीमारी A से B तक आने वाला, या A to Z जानने वाला जो स्टेप था, वो छोटा हो गया, तो बीमारी का प्रोग्रेशन जल्दी हो गया। तो वहाँ पे जीन्स आपकी चीज़ों को एक्सेलरेट कर देती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आपको कोई भी चीज़ पता है कि आपके घर में वो चल रही है, तो उसके लिए आपको थोड़े से ख्याल देना चाहिए। एक और चीज़ जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के साथ आती है कि ये ट्रिगरिंग फैक्टर होता है अर्ली ऑनसेट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, तो हार्ट की बीमारियाँ। तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स मिलकर ही आपके शरीर को चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिवर के पेशेंट को कोई और बीमारी नहीं हो सकती, हमें सिर्फ उसकी वजह से उसका ख्याल रखना है। लेकिन ओवरऑल जो आपका शरीर है उसके लिए लिवर का सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। सो अगर आप सेल्फ रेगुलेट करो, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, then this can be controlled and also prevented to a great And extent. reversed. And reversed too. Yes. Okay. Okay. टू सेल्फ रेगुलेट या फिर टू अंडरस्टैंड कि मेरी बॉडी में कौन से मतलब मेरे लिवर की हेल्थ कैसी है, अगर मुझे ये सिर्फ देखना है, तो व्हाट आर द टेस्ट दैट आई कैन डू टू अंडरस्टैंड वेयर माई लिवर स्टैंड्स? तो सबसे बेसिक टेस्ट दिवांगी होता है लिवर फंक्शन टेस्ट करना, जो लिवर के बेसिकली बता ही रहा है, लिवर फंक्शन टेस्ट लिवर के फंक्शन को बताता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका SGPT लेवल हम चेक करते हैं, आपका SGOT है, बिलिरुबिन लेवल्स है, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनके लिए GGTP वगैरह चेक करते हैं। तो ये बेसिक कुछ पैरामीटर्स है, बट ये आप टेस्ट करा सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट टू डू, बट इससे आप कराएं। सेकेंडली एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं आराम से, उसमें आपके लिवर का एक बेसिक इन्फ्लेमेशन है, लिवर का साइज़ बड़ा है, कोई फाइब्रोसिस है या कोई फैटी चेंजेस हैं, वो दिख जाता है। और अगर उसमें जैसे ग्रेडिंग की जाती है डिपेंडिंग ऑन हाउ बैड द फैटी चेंजेस हैं, grade 1, grade 2, grade 3 एंड सो ऑन, तो
अगर बहुत ज़्यादा उसमें फैटी चेंजेस होंगे तो उसके बाद फाइब्रोस्कैन या इलास्टोग्राफी आजकल डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं जस्ट टू सी। बट अगर बहुत एडवांस केसेस होते हैं, अगर कोई आप हेपेटोलॉजिस्ट के अंदर हो या डॉक्टर के फिजिशियन के अंदर हो, तो वो आपको हो सकता है बायोप्सी भी रिकमेंड करें लेटर ऑन स्टेजेस पे, बट वो सुपरविजन के अंदर होगा। लेकिन फॉर योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप एक बेसिक एलएफटी करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इनमें कुछ ऑल्ट्रेशंस हैं, तो विदाउट एनी अदर सेकेंड थाट you need to start making all those small changes which will help you restore your liver health। क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर आराम से सोएगा, आराम से खाएगा, आराम करेगा, खुश रहेगा, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। Could you share a few principles from Ayurveda which could help me restore the health of my liver? तो आयुर्वेद का तो क्या सिद्धांत ही यही है कि हमें अपनी बॉडी को रिस्टोर करना है। मैं तो मानती हूँ कि आयुर्वेद प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक रिस्टोरेटिव साइंस है, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि कैसे एक नॉर्मल सी में हम जिए, मतलब ना एक समावस्था, न्यूट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में, कि बहुत अति भी नहीं करना और बहुत किसी चीज़ का कम भी नहीं करना है, मतलब एक बैलेंस स्टेट में हम कैसे रह सकते हैं, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली ऑल्सो। और लिवर की अगर बात करें तो खैर पूरे शरीर की बात करेंगे तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं कि हम पहले अपनी दिनचर्या का ख्याल करें, और दिनचर्या से अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आजकल हम वर्ड पढ़ते हैं, हमारा जो सर्कैडियन रिदम है या हमारी जो साइकिल है, तो उसको कहीं ना कहीं कोरिलेट कर लो कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, वो तो बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमें समय से भूख लगती है, समय से नींद आती है, कई बार तुम भी देखती होगी कि अरे भूख लग रही है, समय सब कुछ छोड़ के पहले खाना खाना है, सब कुछ छोड़ के सो जाना है बस। तो ये हमारी बायोलॉजी, मतलब हमारी जो क्लॉक है वो है। तो इसी के साथ जैसे ये वाली क्लॉक हो गई, वैसे लिवर की क्लॉक हो जाती है, मैं तो लिवर क्लॉक भी बोला जाता है। इसके ऊपर नोबेल भी आया है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, कि हमें अपने शरीर को ऐसे समझना है कि एक ये सिस्टम के साथ चलती है। तो आयुर्वेद भी ये कहता है, सिद्धांत क्या है कि समय के अनुसार, दूसरा हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तो उसको मॉडर्न साइंस से समझो, पोर्शन कंट्रोल, ठीक है, बात वही है, मतलब शायद भाषाएं अलग हैं, बोलने का तरीका अलग है, लेकिन बात वही है कि आप अपने शरीर के हिसाब से, आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितनी है, कि अगर मेरा वेट अगर मान लीजिए फलाना केजी है, तो मेरे को उतना ग्राम प्रोटीन अलग चाहिए। अगर किसी का वजन ज़्यादा है, उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, उस हिसाब से वेरिएशन करनी है। सिमिलरली कि आपको मौसम के अनुसार खाना है, तो आजकल हर कोई हैशटैग के साथ बोलता है ईट लोकल, ईट सीजनल। हम लोग भी बोलते हैं काल के अनुसार खाओ, देश के अनुसार खाओ, जो लोकल हो रहा है। जैसे इस समय हम गर्मियों में बैठे हैं, अब ग्रीष्म ऋतु है, और अभी यहाँ पे आम अभी पकना शुरू होगा, लेकिन पूरे साल भर आजकल हम लोग माज़ा पी रहे हैं, कुछ ना कुछ शुगरी ड्रिंक्स पी रहे हैं, बहुत बहुत हाई शुगर ड्रिंक्स पी रहे हैं। इस मौसम में आप आमरस खाओ जितना खाना है, लेकिन अभी क्या है, हर वक्त हमें चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे सिद्धांतों में लिखी थी, बुक्स में लिखी थी, इन सब के पीछे लॉजिक था कि इंसान अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है या उन लोगों, उन चीज़ों से कनेक्ट करके अपना काम करे, ये चीज़ है। और तीसरा, अपने स्लीप स्केड्यूल को हमें ठीक करना, जो हमारी रात्रिचर्या है, कि एक टाइम पे सोएं, एक टाइम पे उठें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका लिवर को रिजुवनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके अलावा ऑफ कोर्स, क्योंकि एक आहार होता है, फिर आपका विहार होता है, फिर आपकी औषधियाँ होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। विहार में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आजकल लोग नहीं करते हैं, वो है व्यायाम। तो व्यायाम का जो है कि पूरे, मतलब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा व्यायाम में भी एक और मैं कैप्शन डालना चाहूँगी यहाँ पर, कि अगर हमने शुरू सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा भाग दौड़ लिया या जिम कर लिया, योगासन कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन हम पूरे दिन अगर हम एक जगह बैठे हुए हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपका सब न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो एक्टिव मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो हमारे लिए एक तरह का सबसे बड़ा, मतलब इट इज़ द बिगेस्ट, आई वुड से, टेररिस्ट इन आवर लाइफ टुडे। और जितनी बीमारियां आजकल हैं, सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, और हर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का कहीं ना कहीं एक अंडरलाइंग कारण है हमारा इन्फ्लेम लिवर, या फिर ये फैटी लिवर की, या लिवर का इम्पेयरमेंट। भले ही आपका ये ओबेसिटी हो, आपका डायबिटीज़ हो, आपका हाइपरटेंशन हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, पीसीओएस हो, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो, ये सारी बीमारियां यही हैं हमारी। एंड हर किसी के जड़ में कहीं ना कहीं आपका लिवर इम्पेयर्ड मिलेगा या अफेक्टेड मिलेगा। तो आप ये सोचो कि एनएफएलडी हम ठीक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं ठीक कर रहे कि हमें पतला हो जाना है या लिवर के हमें टेक्सचर को ठीक कर लेना है, ठीक है, बट अगर हम उसको ठीक करते हैं, हम शायद 5-6 बीमारियों से और बच जाते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। लिवर की बीमारी हो सकता है आपको 10-20 साल बाद जाके प्रोग्रेस करके एक ऐसी बीमारी तक पहुंचे, जिसमें मैंने आपको बताया था, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया या सिरोसिस हो गया, जो कि जानलेवा है। सिर्फ फैटी लिवर आपको नहीं मारेगा,
लेकिन फैटी लिवर की वजह से होने वाला अनकंट्रोल डायबिटीज़ आपके लिए जानलेवा हो सकता है, उसकी वजह से होने वाला कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आपके लिए जानलेवा हो सकता है, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन. सो देयरफॉर आई फील लिवर को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Are male more prone to having NAFLD than women? Is there any data that you would want to share? एंड हालांकि NFLD दोनों ही मतलब जेंडर्स में बहुत पाया जाता है, मेल फीमेल, बट डेटा तो बोलता है कि आदमियों में ज़्यादा पाया जाता है ये, और कहीं ना कहीं फीमेल्स के बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से NFLD से उनको थोड़ी प्रोटेक्शन मिलती है. बट आई थिंक उसका भी एक चेंजिंग ट्रेंड हमारे सबके सामने आ रहा है, क्योंकि अब ओबेसिटी इतनी बढ़ती जा रही है, तो जो हार्मोनल प्रिवेंशन हमें तब मिलता था वो नहीं मिलता है. तो एवरीथिंग इज़ चेंजिंग विद टाइम. Is early aging related to NAFLD? 100%. NFLD की वजह से, जैसे मैंने बताया, कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, और उस वजह से हमारा डाइजेशन पुअर होता है. डाइजेशन पुअर होगा तो हमारा एसिमिलेशन पुअर होगा, एब्जॉर्प्शन पुअर होगा, देयरफॉर कई तरह की डेफिशिएंसी शरीर में आएंगी, शरीर में थकावट रहेगी. तो अल्टीमेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट करेगा, एंड देयरफॉर लॉन्जेविटी पे इफेक्ट करेगा. सो डेफिनेटली इतना बड़ा ऑर्गन है हमारे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो इसका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है. हेल्दी लिवर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ लॉन्गर हेल्दियर लाइफ. कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो एक पेशेंट को इग्नोर बिल्कुल नहीं करने चाहिए रिलेटेड टू NAFLD? कई बार पेशेंट इसलिए भी जाता है डॉक्टर के पास या हमारे पास इसलिए आएगा कि उसको पेन होता है राइट साइड में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में उसको पेन रहता है, वो कॉन्स्टेंटली डल पेन रहता है, एंड इट इज़ नॉट वेरी सीवियर कि उसको कोई पेन किलर खाना पड़े, लेकिन उसको बॉदर होता है. तो जब आपको पेन हो आपको डेफिनेटली दिखाना चाहिए. दूसरा, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि थकान है, कंसिस्टेंटली थके हुए रहते हो, वो भी एक टाइम है जब आपको आके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है. सो एक पेन मैंने आपको बताया राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, देन फटीग, पुअर एपेटाइट, देन ऑल्सो लोअर बैक एक दैट इज़ देयर. आजकल जितनी अर्बन पॉपुलेशन है, वो एक ब्रेन फॉग भी होता है कि उनको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, मतलब वेरी पुअर अटेंशन, वेरी पुअर फोकस, ये सब इसके फैक्टर्स हैं, मतलब क्लिनिकल साइंस होते हैं कई बार. जैसे एक अभी ट्रेंड चलता है ना ब्रेन रॉट करके, जिसके बारे में बात की जाती कि अनएबल टू थिंक या अनएबल टू थिंक एट द स्पीड दैट नॉर्मल पर्सन वुड. हाँ, तो इसके बारे में जोक किया जाता है. अच्छा, बट तो मुझे नहीं पता. हाँ, इसके बारे में जोक किया जाता है, बट नाउ एज वी स्पीक आई अंडरस्टैंड कि दिस माइट ऑल्सो बी रिलेटेड टू द फिजिकल चेंजेस और फिजिकल कंडीशन ऑफ योर बॉडी. Correct. So whenever your body is not physically fit, it will always affect your mental health. And also when your body is not mentally fit or your mind is not fit, you'll always feel some symptoms in your physical body. So आयुर्वेद का जो सिद्धांत है कि मानसिक शरीर और शारीरिक शरीर, मतलब फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी, दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर वेरी वेल इंटरकनेक्टेड. सो अगर आप मेंटली किसी भी तरह से परेशान हो तो आप कुछ भी करके आप मोटिवेटेड नहीं फील करोगे, आप सही काम करोगे. वेरएज अगर आप फिजिकली आप बहुत एक्टिव रहोगे, खुश रहोगे, तो आपका मेंटल बॉडी भी, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक फील करेगी. तो कई बार आप नोटिस करोगे जो लोग बड़े डिप्रेशन में हैं या परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ओबेसिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, या फिर सारी चीज़ें हैं वो मतलब इंटरलिंक्ड है, वो सर्कल की तरह सर्कल है ना. एंड आपको ये नहीं पता उस सर्कल में आगे कौन है पीछे कौन है. हाँ, राइट. एक डेटा बताता है कि अप्रॉक्सीमेटली 35.4% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय NAFLD. Why is that number increasing today in kids? I think the major reason would be genetics, क्योंकि obviously parents are also very unhealthy today. वही लोग इतने sedentary हैं तो बच्चों के अंदर भी वही habits हैं. Secondly, the kind of food kids are eating these days. A lot of packaged food, ultra processed food, instant orders आ रहे हैं, जब जो खाना है वो खा रहे हैं. शुगर कंजम्पशन बहुत हाई है, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, आइसक्रीम्स हैं, एंड वो बहुत कम एज में मिलने लग गई हैं. तो आई थिंक आज से कुछ साल पहले मतलब कोई चीज़ चाहिए होती थी या चॉकलेट भी चाहिए होती थी, उसके लिए एक एफर्ट लगता था, वी हैड टू एक्चुअली अर्न दैट थिंग. बट आजकल हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल है, तो दैट कंजम्पशन इज़ वेरी हाई. आई एम नॉट सेइंग उसे खाना बिल्कुल ही गलत है, लेकिन हर वक्त उसका कंजम्पशन करना या उसको मॉडरेशन में ना रखना वो बहुत ज़रूरी है. लेकिन बच्चों के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है, मतलब पॉइंट A टू पॉइंट B भी उनको कम्यूट करने के लिए मतलब देयर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटी. प्लस
बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स का कंजम्पशन बहुत हाई है बच्चों में। तो आप देखते होंगे खासकर शहरों के बच्चों में सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब सबकी टी शर्ट एकदम पेट पे फंसी हुई होती है। तो ओवर फीडिंग है, मम्मी लोग उनको हर थोड़े में कुछ खिलाएंगे। तो आर्टिफिशियल आजकल बच्चों के लिए बहुत तरह तरह के स्नैक्स हैं कि ये खाना है वो खाना है। तो ये सारे कारण हैं। जब हम ओवर कंजम्पशन करेंगे, उसको नहीं मेटाबोलाइज करेंगे या उसको नहीं ब्रेक डाउन करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके कारण होंगे। एंड साथ में आई थिंक बहुत अर्ली एज से बहुत तरीके की ना मेडिसिन आजकल बच्चों को दी जाने लग गई हैं, क्योंकि हर चीज़ का हमें इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए। तो एक वो भी कारण है। तो इट फॉर मी इट वुड बी genes one. Secondly, it would be the kind of food we are giving to our kids these days, very processed and high calorie, high sugar intake, and then sedentary lifestyle, वो दिन भर स्क्रीन के साथ बैठे हुए हैं, सोशलाइजिंग बिल्कुल नहीं है, बाहर निकलना बिल्कुल नहीं है। एंड लास्टली मैंने बोला कि जो आपकी दवाइयाँ हैं या ड्रग्स हैं, इनके वजह से भी ये हो सकता है। और एज अ मदर व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड टेक केयर, मतलब मेरे बच्चे की हेल्थ कंट्रोल में भी रहे और वो इसकी तरफ ना जाए, मतलब आर देयर सम मेजर्स दैट आई कैन टेक विद इन द किचन और विद इन द होम? So first thing would be कि the kind of food you are preparing in the kitchen, that is one thing. Secondly, the kind of ingredients that are using. आजकल हर चीज़ बहुत रिफाइंड है, मतलब कई बार होता है कि लोकल तुम लोग घर का ही खाना खा रहे हैं, तो फिर क्यों हो गया। अब घर पे अगर आप बच्चे को रोज़ सिर्फ आलू के पराठे खिला रहे हो या रोज़ आलू पूड़ी खिला रहे हो, तो भी दिक्कत है कि वो और तो कुछ खाता ही नहीं है। तो एक ये स्टैंडर्ड भी एक हो चुका है कि हमारा बच्चा कुछ और खाता नहीं है। तो आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम माई फादर मोस्ट ऑफ द टाइम। वो कहते हैं यार, जो मम्मी खिलाएंगी, जो माँ खिलाएंगी, वही बच्चा खाएगा। बच्चा जब छोटा होता है उसे नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या, मतलब ऑप्शन उसको वही हैं जो उसकी मम्मी ने उसको दिए हैं। तो वो उनके ऊपर होता है। अगर वो उनसे मैगी खिलाना शुरू कर देंगे आप छोटे एज में, तो मैगी उसके लिए बेटर है एनी डे ओवर अ पोहा और इडली और समथिंग, बिकॉज उसका टेस्ट वैसे डेवलप हो जाता है। और शुरू से उसके अगर हेल्दी हैबिट्स हमने डाली होंगी, तो वो खाना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर उसे ग्रीन वेजिटेबल हमने पहले दिन खिलाई है, तो खाएगा। अगर एकदम से उसको लेट इन द लाइफ इंट्रोड्यूस करोगे, उसको नहीं होता है खाने की आदत। तो आई थिंक मदर्स का जो एक बहुत एक्टिव रोल होना चाहिए कि उसको वैरायटी ऑफ फूड्स इंट्रोड्यूस करें और उसको साइक्लिकल ऑर्डर में अलग अलग चीज़ें करें। जो आपका ट्रेडिशनल खाना है उसको खिलाएं, अगर अच्छा फैट खिलाएं, मतलब घी खिलाएं, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, इन सब चीज़ों को दूर रखें। जितना हो सके ट्रू टू योर रूट्स, उन चीज़ों को मतलब ज़रूर पालन करें। फिर स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। स्क्रीन टाइम को हम लिमिट करने से क्या होगा कि उनकी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो टूटेगी। थोड़ा मूव करेंगे या फिर उनको किसी एक्टिव स्पोर्ट में डालें, स्विमिंग करें, जो भी, साइकिलिंग करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। और आजकल के पेरेंट्स जो अर्बन पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है उनकी पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिवनेस है बच्चे को लेकर। सो देयर लाइफ बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द किड। एंड उसका भी एक कारण है कि लेट, मतलब बच्चे बहुत लेट पैदा हो रहे हैं। एंड आजकल कई बार बच्चे आईवीएफ की वजह से पैदा होते हैं, तो ओवर प्रोटेक्शन रहता है। उनको हर चीज़ को लेकर इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, ऐसा करें वैसा करें, तो बच्चे को लेकर ना वो बड़े सेंसिटिव रहते हैं। एंड दे वांट टू गिव द किड द बेस्ट। उस बेस्ट के चक्कर में भी मुझे लगता है कई बार हम लोग उनकी सारी बातें मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा सीधा अडल्ट ही रहता है। उसके अंदर वो बचपना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है खासकर बच्चों के लिए जो ऐसे होते हैं, क्योंकि उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज देयर इज़ नो आंसर टू देयर वाई एट टाइम्स, कि क्यों मम्मी भी खाती हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता। तो कैसे करेंगे। तो हमारे घर में जो हमारे जो जिनको हम बोलते हैं संस्कार हैं, जो परवरिश होती थी, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके लिए हम कितने ट्रू हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल है। तो आई थिंक वहाँ पे मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आई थिंक बाहर का जो खाना है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा है अगर आपका बच्चा छोटा है और 5 साल की उम्र तक उसको बाहर का खाना नहीं खिलाते हो, तो वो एक बहुत अच्छा एक तरीका है उसको किसी भी बीमारी से बचाने के लिए। क्योंकि योर किड इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, इन दैट ग्रोइंग फेज आप उसको जितना बाहर की चीज़ों से बचा के रखोगे उतना बेटर है। मतलब अगर आपको उसको जूसेस पिलाने की आदत डाल दी है या कुछ शेक्स पिलाने की आदत डाल दी, तो हर चीज़ में इतना मीठा जा रहा है, बेटर है कि उसको होल फ्रूट्स पे डालो या घर की ठंडाई पिलाओ, पन्ना पिलाओ, शरबत पिलाओ, जो घर में बनते थे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी मेहनत है, बट आई थिंक लॉन्ग रन में आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो वेद शिखा जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज यू हैव बिन ट्रीटिंग NAFLD फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, वन एक्सपीरियंस या वन पेशेंट स्टोरी दैट यू वुड वांट टू शेयर, जो शायद हमें हमारे लिए एक आई ओपनर की तरह हो। खैर बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने इस बीमारी के। एंड
अभी रिसेंटली एक केस, मतलब मैंने उसका ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट अभी रैप अप ही किया है, तो मुरादाबाद का ही राहुल नाम है उसका, एंड वो आया था मेरे पास एंड ही इज़ 32 years old। तो फर्स्ट टाइम मैंने किया, मेरे को लगा कोई होंगे 40-45 years के, क्योंकि पहले समरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती पेशेंट की, बट व्हेन आई सॉ द पेपर मैं कहा उम्र तो बहुत कम है, क्योंकि लिवर की हालत बहुत ख़राब थी। एंड मेरे को थोड़ी सी घबराहट भी हुई कि मैं कहा इतना ख़राब उसका फाइब्रो स्कैन है और grade 3 है, और ब्लड पैरामीटर्स भी अच्छे नहीं थे, SGOT SGPT बहुत बढ़ा हुआ था, हल्का सा जॉन्डिस भी था, और मेरे को थोड़ा सा कंसर्न था उसके लिए। एंड देन ही टोल्ड मी कि घर में किसी को पहले एक बार सिरोसिस हुआ है, लिवर फेलियर से डेथ हुई है। तो मैंने उसको बोला कि मैं आई थिंक तुम्हें अब मैं पड़ाव में रखूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे को ना ओवरऑल रीसेट करना है। और जब वो आया था तभी शायद उसके मुंह में तंबाकू था, जितना मैं उसको रिकॉल कर पा रही हूँ। हम लोग अपनी हेल्थ को बहुत ग्रांटेड लेते हैं देवांगी, तो लगता है कोई बात नहीं, ठीक है। एनीवेज, तो जब वो आए तो मैं एडमिट किया उनको, उसके बाद हफ्ता 10 दिन रहे, और मैंने उनको वॉक का रूटीन बनाया, उनका खाने पीने का रूटीन बनाया कि आप सुबह से उठेंगे, रात को सोएंगे। तो 1-2 दिन तो बड़े परेशान हुए, मेरी चाय भी बंद करवा दी आपने, मेरे को रात को जागने को भी नहीं मिल रहा है, मेरा फ़ोन भी बंद करवा देते हो। तो करते करते आई थिंक अभी 4 महीने पूरे हुए हैं, एंड दैट केस हैज शोन एब्सोल्यूट रिवर्सल। एंड मैं हर केस को अपने डॉक्यूमेंट करती हूँ, तो उस केस को ठीक करके इतना मज़ा आया। तो मैंने उसको पहले बोला कि अब तुम 28 के लग रहे हो, 32 के तो क्या ही बोलूँगी, तुम और छोटे लग रहे हो अपनी उम्र से। So that was the impact. So his skin color changed. मतलब he's become leaner, he's become stronger. तो आज वो मेरे से बात करता है कि मैंने अब तोल के खाना खाना शुरू कर दिया है। तो नाउ ही इज़ टॉकिंग अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। तो जब शुरू में इसकी डाइट लिख रही थी, उसमें वो इतनी ख़राब हिस्ट्री के साथ वो क्या खाया जी, पूड़ी खा ली, पराठे खा लिए। आज कहता है कि मैं ना वो वाला प्रोटीन के लिए ना इतना अंडा खा लेता हूँ, हमारे मुरादाबाद में ना एक जगह टोफू भी मिलता है, मैं टोफू भी मंगा के खा लेता हूँ। सो बेसिकली आपका माइंडसेट चेंज होता है। जब आप देखते हो कि आपके शरीर में रिकवरी हो रही है, या आप बेटर फील कर रहे होते हो, तो देन आपको लगता है कि इसी पे हम स्टिक करेंगे, देन इट बिकम्स अ हैबिट। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको हर रोज़ लगातार कंसिस्टेंटली एफर्ट करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि 10-12 दिन, 1 महीना 2 महीना बड़ा एफर्ट डालेंगे, खासकर लड़कियों को मैं कहती हूँ, लेकिन उनकी शादियाँ होने वाली होती हैं, वो सडनली पतला होना शुरू कर देंगी, बट देन उसके बाद भूल जाते हैं सारे। तो आई थिंक हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अपना भी एग्जाम्पल दूंगी, तो आई वोंट से कि मैं हर वक्त अपनी 100% हेल्थ पे रहती हूँ, बट देर आर डेज व्हेन आई स्लिप कम्प्लीटली, बट देन आई मेक इट अ हैबिट कि मैं वापस अपने रूटीन पे आऊँ, कि अपना खान पान सही करूँ, अपना एक्सरसाइज की रूटीन ठीक करूँ, क्या खा रही हूँ उसको सोच के खाऊँ। बट अगर हम इन चीज़ों को भी 80% फॉलो कर लेते हैं, तो इतनी मतलब एक छोटी सी बीमारी है जिसका बहुत भयंकर रूप हो सकता है, इससे हम आराम से बच सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सिंपल डिजीज़, बट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन ऑल्सो, बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेज लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेशली टू वुमेन। मतलब इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, क्योंकि इसके वजह से कई बार आपका PCOS है, या आपके माइग्रेन्स हैं, या इवन ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे एक अंडरलाइन कॉज होते हैं। तो मेरा मैसेज हमेशा लड़कियों के लिए स्पेशली अलग से होता है, क्योंकि हम लोग अपने हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा अपने हस्बैंड्स का, अपने पार्टनर्स का, फादर ब्रदर के लिए ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, बट नेवर फॉर आवरसेल्व्स। सो लास्ट मैसेज ये रहेगा, अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, बिकॉज ओनली देन यू कैन डू एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। ओके। अगर एक मरीज आपके पास आता है, तो व्हाट विल बी द 5 pointers दैट यू वुड गिव दैट पर्सन टू रिवर्स NAFLD? 5 चीज़ें जो मैं अपने मरीजों को बोलूँगी लिवर की बीमारियों के लिए। पहला कि अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करें। अगर आप अच्छा सोएंगे तो आपके लिवर की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अच्छा सोने का ये मतलब नहीं है कि आप रात के 2 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे उठें। अपना स्लीप टाइम को फिक्स करो, आइडली 10-10:30 तक, एंड 7 से 8 घंटे की नींद, आइडली 7 आवर्स इज़ गुड इनफ। सेकेंडली, अपना मोबिलिटी मूवमेंट अपना करें, एक्सरसाइज के लिए समय निकालें। दिन का 1 घंटा अपने ज़रूर निकालें जिसमें आप कुछ और काम नहीं करते हैं, तो वो आराम से किया जा सकता है। तीसरा, बहुत ज़्यादा शुगर का कंजम्पशन नहीं करें, मतलब रिफाइंड खाने का प्रोसेस्ड खाने से थोड़ा बचें। चौथा, तनाव, स्ट्रेस इस बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस विल ऑलवेज ट्रिगर मेनी मेनी थिंग्स इन योर बॉडी, सो एलिमिनेट दैट। एंड पांचवा, थोड़ा सा कुदरत, नेचर या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करें जिससे आपके माइंड को थोड़ा सा सुकून मिले, क्योंकि इफ़ यू विल नॉट डिस्कनेक्ट फ्रॉम थिंग्स अराउंड यू, आप कभी भी हीलिंग जोन में जा ही नहीं सकते। तो बॉडी का जो रेस्टफुलनेस है वो आपके रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ आपको पसंद है, भले वो क्रिएटिव चीज़ है, या फिर नेचर में जाना है, या लोगों से मिलना है, कुछ भी जो चीज़ है जिससे आपको अच्छा लगता है, उस चीज़ को ज़रूर करें,
क्योंकि ये सारी चीज़ें मिला के आपको एक स्वस्थ इंसान बनाती है, मेंटली और फिजिकली दोनों। हम्म आपसे बात करके एक्चुअली फील हो रहा है कि आर हेल्थ इज पूरा का पूरा कंट्रोल इज इन आवर हैंड्स। करेक्ट। तो हमारे लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस, बस वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन आवर द वे वी लिव आवर लाइफ, एंड आई थिंक दैट कैन एलिमिनेट ऑल डिजीजेस तो फ्रॉम आवर बॉडी। आयुर्वेद इसको कैसे बोलता है ना, एक वर्ड है प्रज्ञापराध। ये हम सबके अंदर इक्वली बुद्धि होती है, सबको सारी बातें पता है, शायद तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, बट उसको जानते में भी हम लोग कई बार गलतियाँ करते हैं। हमें लगता है शायद ये हमें नहीं होगा, और जब हमें हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो गया तो मुझे क्यों, उसको क्यों नहीं हुआ। तो बेसिकली आई थिंक मॉडरेशन के साथ चलें, और मतलब विद सम कॉमन सेंस वन शुड लिव एंड लुक फॉरवर्ड टू अ बेटर हेल्थ एंड अ गुड लाइफ। जाते जाते एक आखिरी सवाल, एज वैद्य शिखा जी, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड डेफिनेटली नेवर डू सो दैट यू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल? One thing I've also acquired is a lot of diseases in the genetic pool, right from liver disorders to hypertension to glaucoma to cancer, hypertension. I think जितनी बीमारियां हो सकती हैं जीन्स में सारी हैं। तो एक एज तक लगता था कि चलो अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आई थिंक आफ्टर यू टच 30 मे बी यू हैव टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज जीन्स एंड बिहेव एज पर दैट, एंड ऑल्सो बी लिटिल कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ वट एवर यू चूज टू डू। आपका खाना पीना, आपका रहन सहन, आपकी आदतें, तो उनको देखते हुए देयर वाज अ टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई ऑल्सो हैड वेरी हाई HbA1c। आई वॉज ऑल्सो वेरी कैजुअल, आई वॉज इन माई लेट 20s। मेरे को लगता था ठीक है, सब लोग ऐसे ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाते पीते हैं। कई बार डॉक्टर्स भी या वैद्यर्स भी औरों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, खुद अपना ध्यान नहीं रख रहे। तो मैं भी एक जोन में थी एक ज़माने में ऐसी। जब उसको देखा तो थोड़ा सा डर लगा, फिर मैंने एक्सरसाइज को अपना एक कंपेनियन बनाया। दिस इज़ समवेयर इन 2017 2018 की मैं बात कर रही हूँ। एंड ये उस टाइम मेरा HbA1c जहाँ था, उससे मैंने विद इन 3 months आई रिमेंबर कि आई जस्ट फ्लिप्ड इट कम्प्लीटली, वो 4.2 पे आ गया था। एंड फिर मैंने अपने बॉडी वेट पे काम किया, मैंने अपने ईटिंग हैबिट्स पे काम किया, करते 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 आज की डेट पे मैं हर 6 महीने में अपने पैरामीटर्स चेक करती हूँ। बेसिकली आपका CBC, आपका D3 B12, लिवर फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल और ग्लाइकोसाइलेटेड, एक अपना HCRP चेक कराती हूँ जस्ट टू चेक माई इन्फ्लेमेशन लेवल, एंड इससे मेरे को बड़ी हेल्प मिलती है। तो मेरे लिए एक बेंचमार्क होता है कि मेरा हीमोग्लोबिन कभी 14.5-15 ग्राम से कम नहीं हो सकता, तो आई स्ट्राइव फॉर इट। मतलब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर मेरा हीमोग्लोबिन मुझे लगे कम हुआ, मतलब 13.9 भी होगा, तो आई हैव अ प्रॉब्लम। सो आई वुड वांट टू मेंटेन दैट। आई वुड वांट टू सी माय विटामिन D3 लेवल्स ऑन पॉइंट, B12 लेवल्स ऑन पॉइंट। तो मेरे लिए वो एनुअल चेकअप की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड एवरी टाइम आई एम ट्राइंग टू स्ट्राइव कि बेटर हो या एटलीस्ट कंसिस्टेंट हो। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, हमारे मार्क्स थोड़ा सीरियसली लेते हैं, बट आई थिंक उतना ही सीरियसली अगर अपनी ब्लड रिपोर्ट्स को लें, क्योंकि वो हमारे शरीर के रिपोर्ट कार्ड को बता रही है, एंड उसी के हिसाब से फंक्शन कर सकते हो। सो इवन इफ यू हैव एन एम्बिशन और यू वांट टू डू एनीथिंग, इवन यू नो वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, राइट अ गुड बुक, शरीर साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो आपका बाई एनुअल जो आपका रिपोर्ट कार्ड है ना, या आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड आपकी छोटी छोटी आदतें एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आपको बहुत सारे फ़ायदे देती हैं, एंड उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ नॉट एनी सप्लीमेंट, इट इज़ नॉट एनी ज्ञान, इट इज़ जस्ट योर हैबिट्स, वॉट एवर यूर डूइंग। और इंसान अगर ऐसा कर ले तो उसको शायद डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। करेक्ट। हाँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो हमने बचपन से सुनी हुई है, बट थैंक यू सो मच कि आपने अपना वक्त निकाला और ये वो सारी चीज़ें रिफ्रेश भी करवाई, बट अलॉन्ग विथ योर विजडम ऑफ आयुर्वेद। सो थैंक यू अबाउट दैट, एंड आई एम श्योर कि NAFLD के बारे में जितने भी मिथ्स या जो भी गलत फहमियाँ थी, जो भी समझना था, वो मेरे साथ साथ ऑडियंस को भी समझ आ गया है। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू।